25 अगस्त 2022 को अंधेरी में रहने वाली वंशिका राठौर अपने घर से स्कूल जाने को बताकर घर से निकलती है। लेकिन जब वंशिका शाम को भी घर नहीं आई तो उसके घर वाले परेशान हो गए। इसके बाद घबराए माता पिता ने आसपास के इलाके में भी पता किया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। इसके बाद परेशान होकर उनके माता पिता ने पास वाले पुलिस स्टेशन में अपनी बेटी की खोई हुई रिपोर्ट लिखाई। ने अपहरण का केस दर्ज किया। अपहरण का केस इसलिए दर्ज किया क्योंकि लड़की अभी तक नाबालिग थी और इसके अगले दिन 26 अगस्त को नया गांव के पास वाले पुलिस स्टेशन के पास में लोगों को एक बैग दिखाई पड़ता है, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि उसमें कुछ तो गलत है। और जब उन लोगों ने बैग को पास जाकर देखा तो उसमें से बहुत तेज दुर्गंध आ रही थी, जिसको देखकर गांव वालों ने पुलिस को इसके बारे में सूचित किया और ये मामला अंधेरी पुलिस स्टेशन में भी पहुंचा। मौके पर पहुंचकर पुलिस वालों ने उस बैग से एक लाश, स्कूल ड्रेस और एक कंबल मिला। पुलिस ने उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद स्कूल ड्रेस का पता लगाया गया। पुलिस ने उनको भी फ़ोन किया जिन्होंने अपनी बेटी की गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाई थी और कहा कि हमको एक लाश मिली है, देख लीजिए आकर, जिसको सुनकर वो लोग पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। उसके बाद पोस्टमार्टम में पड़ी लाश को देखने भी जाते हैं, जहां पहुंचकर उनको पता चलता है कि ये उनकी बेटी है। इसके बाद वंशिका के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल था तो पुलिस उनको तसल्ली देती है कि हम आपकी बेटी को तो वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन उसके कातिल को पकड़कर कड़ी से कड़ी सज़ा देंगे। और इसके बाद उनसे पूछती हैं कि क्या आपको किसी के ऊपर शक है, तो वो बताते हैं कि हाँ, हमें एक लड़के पर शक है। शक क्या, पूरा यकीन भी है कि उसी लड़के ने मेरी बेटी की हत्या की है। वो उस लड़के का नाम संतोष मकवाना बताते हैं और साथ में उसका फ़ोन नंबर भी देते हैं। पुलिस ने संतोष के बारे में और जानकारी इकट्ठा की और साथ में एक टीम भेजकर उसके घर में छापा भी मारा, लेकिन संतोष वहां पर नहीं था। वंशिका के घर से जो पुलिस को नंबर मिला था वो नंबर बंद आ रहा था और ये पुलिस के लिए बहुत बड़ी समस्या थी। लेकिन फिर उन्होंने उस नंबर को सर्विलांस पर लगा दिया था ताकि वो नंबर कभी भी ऑन हो तो उनको पता लग जाए। 27 अगस्त को केवल 10 सेकंड के लिए संतोष का नंबर ऑन हुआ था, जिसके तुरंत बाद पुलिस ने सिम प्रोवाइडर कंपनी से पूछा कि ये नंबर किस लोकेशन में ऑन हुआ है। तो वो बताते हैं कि ये नंबर मुंबई में नहीं बल्कि अहमदाबाद में ऑन हुआ था। फिर वो पता लगाते हैं कि ये नंबर अहमदाबाद की किस लोकेशन में ऑन हुआ था, तो उनको पता चलता है कि ये नंबर पास वाले रेलवे स्टेशन के पास वाले टावर से केवल 10 सेकंड के लिए कनेक्ट हुआ था और फिर स्विच ऑफ हो गया था। पुलिस को लगने लगा था कि शायद संतोष और विशाल ट्रेन से कहीं अहमदाबाद के लिए जा रहे होंगे छिपने के लिए। इसके बाद नया गांव की पुलिस अहमदाबाद की पुलिस से संपर्क करके अहमदाबाद में लगे सीसीटीवी कैमरे की तलाश करती है, लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी वो लड़के पुलिस वालों को कहीं पर भी दिखाई नहीं देते। पुलिस को ये समझ में नहीं आ रहा था कि अगर ये लोग गुजरात गए तो आखिर गुजरात में कहाँ गायब हो गए। लेकिन इसके बाद भी वो पूरी ईमानदारी से जांच पड़ताल करते रहे। जांच के दौरान उनको पता चला कि वसई से एक ट्रेन अहमदाबाद से होते हुए राजस्थान जाती है और शायद यह हो सकता है कि वो लड़के राजस्थान चले गए हों, क्योंकि जब सुबह संतोष का फ़ोन थोड़ी देर के लिए ऑन हुआ था तो वो जगह अहमदाबाद में रुकने वाली ट्रेन का था। अब पुलिस समझ चुकी थी कि वो लड़के अहमदाबाद नहीं बल्कि राजस्थान के लिए जा रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने वसई में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को चेक करती है।
तो उनको पता चलता है कि वंशिका के हत्या वाले दिन वो लड़के ट्रेन में जाते हुए नजर आए थे। अब पुलिस को एक महत्वपूर्ण सुराग मिल चुका था कि पुलिस को ये पता चल चुका था कि वो लड़के कौन सी ट्रेन में चढ़े थे। उसके बाद पुलिस ने ये सारी जानकारी अहमदाबाद की पुलिस को दे दी थी और उनसे कहा कि आप सीसीटीवी कैमरों को चेक कीजिए, शायद उनमें से कोई लड़का आपको नज़र आ जाए। लेकिन ये सब करके भी उनको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मुंबई की पुलिस ने सोचा कि आखिर ये लड़के अहमदाबाद से राजस्थान क्यों गए हैं। तो पुलिस को पता चलता है कि अहमदाबाद से 146 किलोमीटर दूर पालमपुर में संतोष मकवाना की दादी रहती है। इसके बाद मुंबई की पुलिस ने पालमपुर पुलिस से संपर्क किया और उनसे पालमपुर में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक कीजिए ऐसा बोला। अगर आपको लड़के कहीं पर भी दिखाई देते हैं तो उनकी जानकारी हमें दीजिए। इसके बाद पालमपुर की पुलिस सीसीटीवी फुटेज चेक करती है, लेकिन उनको वो लड़के कहीं भी दिखाई नहीं देते। तो इसके बाद पुलिस की एक टीम संतोष के दादी के घर छापा मारती है, लेकिन उनको संतोष कहीं भी नहीं मिलता। तो पुलिस संतोष की दादी से पूछताछ करती है, लेकिन दादी को कुछ नहीं पता होता और वो पुलिस से खुद पूछने लगती हैं कि आखिर क्या हुआ मेरे पोते को जो आप उसकी पूछताछ कर रहे हो। इसके बाद पुलिस निराश होकर पालमपुर से वापस आने लगती है, लेकिन उसके कुछ ही देर पहले ही पुलिस के पास एक गुमनाम नंबर से फ़ोन आता है। फ़ोन में एक आदमी पुलिस को बताता है कि उसने 20 से 22 साल के 2 लड़के उसी औरत के घर पर देखे हैं जहां पर आप लोग पहले छापा मारकर आए हो। फिर पुलिस ने उस आदमी से पूछा कि आप कौन हो, तो उसने कुछ नहीं बताया। फिर पुलिस ने उस आदमी से कहा कि आप अपने बारे में जानकारी दे दो, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। फिर उसने बताया कि मेरा उनके घर से कुछ ज़मीन का लेन देन है। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने एक बार फिर संतोष की दादी के यहाँ दस्तक दी। इस बार पुलिस को वो दोनों अपराधी मिल चुके थे। ये अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस को कई दिनों का टाइम और बहुत मेहनत लगी थी। पुलिस उन लोगों को मुंबई लाकर पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान वो बड़ी जल्दी से मुंह खोल देते हैं। संतोष ने वंशिका की हत्या का जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि हमारी मुलाकात सोशल मीडिया से हुई थी। से ही 15 साल की वंशिका की मुलाकात संतोष से होती है, क्योंकि दोनों ही मुंबई में रहते थे और ऐसे ही बात करते करते दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और मिलने जुलने लगते हैं। संतोष के दोस्त विशाल का घर जुहू में था। संतोष वंशिका को लेकर अपने दोस्त के घर में जाता रहता था और उन दोनों का मिलने का सिलसिला कई महीने से चल रहा था। इसी दौरान वंशिका और संतोष दोनों को साथ में घूमते हुए वंशिका के माता पिता ने देख लिया था। तो ये सब देखकर बहुत गुस्सा भी हुए थे। फिर उन्होंने संतोष की बहुत अच्छे तरह से पिटाई कर दी थी, वो भी उसकी गर्लफ्रेंड के सामने। संतोष ने उस दिन तो कुछ नहीं बोला, लेकिन मन ही मन वो इस बात का बदला लेना चाहता था। और इसके बाद वंशिका ने भी संतोष से कोई बात नहीं की थी, वो उससे दूरी बनाने लगी थी। लेकिन कुछ दिन बाद संतोष वंशिका से कहता है कि तुम मुझसे एक बार मिल लो, मुझे पता है तुम्हारे घर वाले ने तुम्हारे ऊपर पाबंदी लगा दी है। वंशिका मिलना तो नहीं चाहती थी, लेकिन संतोष के इतने बार कहने पर वो उससे मिलने को तैयार हो जाती है। वंशिका अपने घर से स्कूल जाने को बोलकर संतोष के साथ विशाल के जुहू वाले घर जाती है, जहाँ पर वो लोग अक्सर मिलते थे। यहाँ संतोष वंशिका को मनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानती और कहती है कि मैं अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकती। लेकिन संतोष वंशिका को छोड़ना नहीं चाहता था। संतोष की पिटाई से वंशिका बहुत ही ज़्यादा घबरा गई थी और इसीलिए वो उसको छोड़ना चाहती थी। इसी को लेकर दोनों में बहस होने लगती है और इसी दौरान संतोष चाकू निकालकर वंशिका पर वार करने लगता है। जब संतोष वंशिका पर हमला कर रहा था, तभी उसका दोस्त बगल वाले कमरे में था और उनकी आवाज़ सुनकर वो भी आता है और वंशिका को पकड़ लेता है। फिर दोनों मिलकर उसके कपड़े चेंज करते हैं ताकि उसके कपड़ों से उसकी पहचान ना हो सके। इसलिए उन्होंने वंशिका को विशाल के कपड़े पहना दिए। इसके बाद उन्होंने एक बड़े से बैग में
उसकी लाश उसके कपड़े रख दिए। इसके बाद वो उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए निकल पड़े। पहले वो अंधेरी पहुँचे, फिर विरार जाने वाली लोकल ट्रेन में बैठ गए। फिर ट्रेन से उतरकर वो दोनों नया गांव की तरफ जाने लगे। वहाँ पर उनको परीरा नाम का एक गांव दिखाई देता है, जो एक घना जंगल था। उसी जंगल में उन्होंने उसकी लाश को फेंक दिया। सूटकेस फेंकने के बाद वो लोग वापस आए और ट्रेन में बैठकर पालनपुर के लिए निकल पड़े। विशाल और संतोष के इस बयान पर उनको कोर्ट भेज दिया गया, फिर वहाँ से जेल भेज दिया गया। दोस्तों, ऐसी ही और स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।